हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े हैं पहली बार, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी एनिमे सर्च करिएगा, लिंक आ जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बेसिकली चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं अपने इस सभी वीडियोस के लिंक दे देता हूँ, तो आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो भी मिल जाएगा। और अगर लाइव मार्केट में कोई अपडेट होती है तो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कल होने वाली है आरबीआई का मीटिंग का जो है डिसीजन, यानी कि रेपो रेट क्या रह सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसका क्या इंपैक्ट होता है मार्केट में और ये क्या है, इसको हम समझने वाले हैं। बेसिकली हम ये भी समझेंगे प्री मार्केट की तरह, जैसे कि आपको पता है मैं डेली बेसिस पे आपके लिए प्री मार्केट की वीडियो अपलोड करता हूँ। हम ये डिस्कस करेंगे कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, इन सब में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वहां कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, तो प्रॉपर आपको लॉजिक दिया जाएगा। और आपको मेरा फॉरवर्ड पता है, सबसे पहले डेटा और चार्ट। बट आज जो नए हैं उनको ये नहीं पता होगा कि ये रेपो रेट क्या है, ये एमपीसी क्या है। तो थोड़ा 2 मिनट उसको बता देते हैं ताकि सब लोगों को नॉलेज में आ जाए। देखो, एमपीसी जो है इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ओके, तो ये एक्चुअली आरबीआई जो हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक है, आरबीआई मतलब कि जो हमारे देश की सरकारी बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सरकारी बैंक तो नहीं, सेंट्रल बैंक कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली अपना हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देती है। ओके, जैसे आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, तो आपको बैंक देती है 12% पे, 15% पे, 20% पे, 25% पे, जैसा लोन है वैसी उसका रेट, इंटरेस्ट रेट। तो जो बैंक वाले हैं वो पैसा कहाँ से पाते हैं, तो वो एक तो आप डिपॉजिट करते हो, उसको लोन में बांटते हैं, लेकिन वो पूरा उनके लिए पर्याप्त नहीं होता, तो वो आरबीआई से भी कर्जा लेते हैं। बेसिकली आरबीआई उनको लोन देती है और वो लोन आप लोगों को बांटते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये एक चैन शुरू हो जाती है। वो जो चैन है उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई, इसको हम कहते हैं मनी सप्लाई, उस चैन का नाम है मनी सप्लाई। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा आपको ऐसे दिखाता हूँ। वो चला गया, क्या बात है। देखो, एक है आरबीआई, आरबीआई पैसा देगी बैंक्स को और बैंक पैसा देंगे आपको। और जब आपके पास पैसा आएगा तो आप करोगे खर्चा, यानी एक्सपेंस। भाई लोन ले लिया तो ज्यादा खर्च करते हैं आज, जैसे अब एक्सपेंस का मतलब समझो, जैसे किसी के पास 10,000 की सैलरी है, फिर वो 15,000 का मोबाइल फोन लेके घूम रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो इस तरह पॉसिबल है कि वो लोन लेकर के कर रहा है। तो एक्चुअली में ये लोन के माध्यम से ये मनी की सप्लाई आपके हमारे बीच में आती है, जो कि इंडिया में मनी की सप्लाई आती है। और ये मनी की सप्लाई बहुत मैटर करती है, क्योंकि इससे जन्म लेता है एक राक्षस जिसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। अब आप उसको राक्षस बोलो या डायन बोलो, वैसे महंगाई डायन खाए जाते हैं गाना है, तो उसको भी आप समझ सकते हो। तो ये जो इन्फ्लेशन है ना, इसी को कंट्रोल करना हर एक देश की अपनी जिम्मेदारी होती है। ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ये एक रेंज में रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि एक अच्छी रेंज, जिसको हम कहते हैं कि एक उनका टारगेट जो होता है उसकी। क्यों? क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो भी दिक्कत होगी और अगर ये बहुत ज्यादा घट गया तो भी दिक्कत होगी। अगर ये बीच में रहता है, नॉर्मल तरीके से रहता है, तो वो कंट्री ग्रो करती है। किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए इन्फ्लेशन का रहना बहुत जरूरी है, ये बात आप समझ लो। अब आरबीआई का रेपो रेट का क्या मतलब है और मार्केट से इसका क्या असर है। देखो, जब भी महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए जो आरबीआई है वो रेपो रेट को कम और ज्यादा करती है। अब रेपो रेट क्या है, तो अभी का जो रेपो रेट चला है वो 6.5% का चला है, यानी कि आरबीआई सभी बैंकों को 6.5% पे लोन देती है। तो अगर ये लोन महंगा कर देगी, मतलब ये रेट बढ़ा देगी, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। तो अगर ये बढ़ा देगी तो लोन हो जाएगा महंगा, और जब लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे, इससे मनी की सप्लाई हो जाएगी कंट्री में कम। और जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे, और जब आपके खर्चे कम हो जाएंगे तो आप जो है कि बेसिकली डिमांड कम हो जाएगी सामान की, और जब सामान की डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है, यानी कि महंगाई भी कम हो जाती है। और इसी का उल्टा, अगर आपके पास ज्यादा खर्च पैसा आ जाता है तो आप ज्यादा खर्च करने लगते हो, और ज्यादा खर्च करने लगते हो तो आप डिमांड बढ़ा देते हो, और जब डिमांड बढ़ा देते हो तो महंगाई बढ़ जाती है, और जब महंगाई बढ़ जाती है तो आरबीआई को होती है दिक्कत। क्योंकि आरबीआई का ही काम है, बेसिकली हर देश के सेंट्रल बैंक का काम होता है उसको, यानी उस महंगाई को कंट्रोल में रखना। तो हमारे यहाँ का आरबीआई ये काम करती है। ओके, अब चलो आगे देखते हैं, तो इसका मार्केट के साथ क्या रिलेशन है। देखो, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कोई भी आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों डालेगा,
जहां पर रिस्क होता है। अब जहां पे रिस्क नहीं है वो वहां पे पैसा डालेगा, मतलब कि इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज ज्यादा महंगा होगा, बेसिकली महंगा ब्याज होगा। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैसा डालते हैं ज्यादा, यहाँ पे पैसा कम डालते हैं। ये एक मोटा मोटी रिलेशन है, और भी इसकी बहुत सी चीजें हैं। बट अब कोई ये भी कह सकता है सर जी शुरू से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है फिर भी मार्केट बढ़ रहा है। यस, ऐसा होता है, बट इसका एक साइकिल होता है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो। ओके, और ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो दूसरी साइकोलॉजी है, मैं किसी दिन उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सिंपली क्या होता है कि जब रेपो रेट महंगा हो जाता है, यानी कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो वो मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा रेपो रेट में यानी कि बॉन्ड्स में जाएगा, या फिर आपके इंटरेस्ट कमाने के लिए जाएगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक में लोग डिपॉजिट करेंगे। ओके, और अगर रेपो रेट घटता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। तो सिंपली लोगों को उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट घट जाएगा घट जाएगा घट जाएगा घट जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट घटा नहीं, बल्कि आरबीआई ने कंटिन्यू 2-3 क्वार्टर से वो अनचेंज रख रहे हैं, मतलब उसी को कंट्रोल कर रखा है। तो इसकी वजह से मार्केट ने भी ये सोचा चलो आज इन्होंने रोक रखा है, कल को गिराएंगे ही, और उस उम्मीद में मार्केट बढ़ रहा था। लेकिन अब इन्फ्लेशन जो है फिर से बढ़ने लगी। तो जब इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगी तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट की उम्मीद टूट गई। और ये सब चीजें मैंने आपको अपने वीकली एनालिसिस में बताया था कि प्रॉफिट बुक कर लो, नई पोजीशन मत बनाओ, बट आप लोग सुनते नहीं हो, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो इसमें क्या हुआ, मार्केट की उम्मीद टूट गई, और जब उम्मीद टूट गई तो मार्केट को ये एक सदमा लगा, इसलिए मार्केट जो है नीचे जा रहा है। प्लस और भी चीजें हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, जैसे कि आपका डॉलर इंडेक्स, जैसे कि आपका यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वहां पे ग्रोथ है, तो वहां पे लोग पैसा डाल रहे हैं, मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो बेसिकली जब मार्केट में से मनी का आउटफ्लो होता है तो वो जो है कि जाता है दूसरे मार्केट्स में, यानी कि बॉन्ड्स मार्केट में, या फिर आपके डॉलर इंडेक्स में, डॉलर में पैसा जाता है, उन सब जगहों में पैसा जाता है। तो मार्केट के लिए वो चीज नेगेटिव है। अब कल जो होगा उसका हमारे मार्केट के साथ क्या रिश्ता है, तो सिंपली जो रेपो रेट है अगर बढ़ गया तो मार्केट के लिए नेगेटिव, अगर गिर गया तो मार्केट के लिए पॉजिटिव, अगर अनचेंज रहा तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो देखो, होने को तो जो होगा वो हमारी आरबीआई गवर्नर साहब को ही पता है, मुझे नहीं पता है, बट थोड़ी बहुत अगर जानकारी है इकोनॉमी की तो उसके बेस पे कहता हूं कि जो रेपो रेट रहेगा वो अनचेंज्ड रहेगा, यानी कि अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। इसका कारण है वो घटाते अगर इन्फ्लेशन नीचे चला जाता तब, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर बढ़ रहा है, या फिर उसमें अभी भी उम्मीद है। इन्फ्लेशन को बढ़ाने का जो मेन काम है हमारी इंडिया में वो है क्रूड ऑयल का। अब क्रूड ऑयल का आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका क्रूड ऑयल बहुत बढ़ चुका है। अब जब क्रूड ऑयल बढ़ गया है तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि कमोडिटीज बढ़ जाती हैं, फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाता है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो क्रूड ऑयल बढ़ गया था, इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ गई। तो अब जो है अभी भी जो महंगाई के घटने की उम्मीद है वो थोड़ी बहुत 2-4 महीने 6 महीने के लिए नहीं दिखाई दे रही कि वो घटेगी, उतनी ही रहेगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी थोड़ी बहुत घटेगी, बट एकदम वो नीचे जाने वाली नहीं है। तो इस उम्मीद में कि घट जाएगी, मार्केट उसको अच्छे समझ रहा था, बट नहीं हुआ, वो अभी भी बरकरार है महंगाई, इसलिए रेपो रेट को भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर बढ़ा देंगे तो फिर और नई समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए उसको अनचेंज में रखा हुआ है, मतलब कि ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, उसको वहीं पे रोक रखा है। तो अभी भी ये रोक के ही रखेंगे, और भला मानो इस फॉल का, ये जो गिर गया है ना, इसकी वजह से आपका मार्केट रुक गया, वरना आपका मार्केट अभी 19,000 के नीचे होता। समझ गए? तो ये सब चीजें समझा करो, और मेरे वीकली एनालिसिस को देखा करो, क्योंकि मैं इसमें पूरा एनालिसिस करता हूँ इन सब का, और वहां पे फोरकास्ट करता हूँ कि क्या होने वाला है, वो आपको पहले पता चल जाता है। आप जरा यहाँ पे ध्यान दो। ओके, चलिए, तो ये आपको इन्फ्लेशन और महंगाई का रिश्ता समझ में आ गया, मतलब महंगाई और हमारी मार्केट का और रेपो रेट का रिश्ता समझ में आ गया। तो कल वही मीटिंग है, तो कल मीटिंग में पहली बात तो अनचेंज होगा, उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। तो हमें थोड़ा बहुत सेंटिमेंट रहेगा, जब तक वो न्यूज नहीं आएगी तब तक फाइनल नहीं होगा। लेकिन उस न्यूज के बाद आरबीआई गवर्नर साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें तो क्या होगा, बोल देंगे भैया अनचेंज है, और रीजन दे देंगे क्यों अनचेंज रखा। ओके, और वहां पे जीडीपी का फोरकास्ट कर देंगे, नॉमिनल जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी, ये सब बता देंगे। ओके, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, वहां पे वो थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं, और जब वहां पे ब्रीफ में बताते हैं, वहां पे जो लोग हैं वो क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इसमें नई नई बातें निकल के आती हैं, और वो जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट होता है, मतलब वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो मार्केट को थोड़ा ज्यादा पसंद आती है कि भैया वो क्या बोलने वाले हैं और क्या बोलेंगे, क्या उनका उम्मीद है, तो वो चीज रहेगी। तो कल 10 बजे के आसपास लगभग डिसीजन आएगा और उसके कुछ घंटों बाद आपकी मीटिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब जो आरबीआई के गवर्नर साहब है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो कल पूरा दिन न्यूज बेस्ड रहने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि जो मैं हमेशा डेटा की बात करता हूं कि डेटा देखो डेटा देखो, कल के दिन डेटा मत देखना, कल के दिन प्राइस सेक्शन देखना और प्राइस के हिसाब से ट्रेड करना। ओके, चलो खैर, फिर भी हमें तो देखना पड़ेगा कि डेटा क्या बोल रहा है, जैसा कि मेरा फॉर्मेट है और मैंने आई थिंक काफी टाइम ले लिया, बट ये बहुत जरूरी था जो लोग नए हैं उनको बताना, ताकि उन लोगों को समझ में आ सके। अब हम चलते हैं ये डिस्कस करने कि कल क्या हो सकता है। तो सिंपली सबसे पहले डेटा। अब डेटा डिस्कस करने के लिए मैं आई चार्ट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब सिंपली यहाँ पे देखते हैं कि अगली एक्सपायरी, अब चूंकि 5 तारीख तो गई, अगली एक्सपायरी में हमें डेटा क्या निकल के आ रहे हैं। तो 12 अक्टूबर की एक्सपायरी है, हमारे पास जो कॉल का ओआई है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि पुट से ज्यादा है और पुट का ओआई भी ज्यादा, तो दोनों ओआई लगभग 5 करोड़ के आसपास है, 4.5 करोड़ के ऊपर हम समझ सकते हैं। तो अगर 5 करोड़ का ओआई है तो दैट मींस दोनों साइड से जाम करके रखा है अभी के हिसाब से, और इसी वजह से आपका मार्केट बहुत ज्यादा हिला नहीं, आप ये आज का देख सकते हो। ओके, चलो उसके बाद अगर हम देखें सपोर्ट, तो हमारे पास 19,500 का सपोर्ट है और 19,600 का तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या होगा ये समझना है। तो अभी जो मार्केट है वो लगभग 19,545 के आसपास यहाँ पे बंद हुआ है। तो 545 यानी कि 500 के ऊपर है। तो कल अगर 500 के ऊपर ही ओपन हुआ तो उस केस में हमें पुट के ओआई को देखना है, वो और ज्यादा बढ़ना चाहिए, प्लस 600 का भी पुट का ओआई बढ़ना चाहिए, कॉल का ओआई कम होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मार्केट थोड़ा बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर 500 के नीचे ओपन हो गया, उस केस में ये पुट का ओआई कम हो गया, कॉल का ओआई जो कि यहाँ पे है वो बढ़ गया, तो आप ये समझो कि मार्केट आपका 500 नहीं तोड़ पाएगा, फिर वो नीचे ही चला जाएगा और फिर जब न्यूज आएगी तो उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमारी डेटा की अंडरस्टैंडिंग हुई। अभी के लिए जो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है वो उससे इशारा मिल रहा है कि मार्केट कल भी साइडवेज रहने का चांस है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा डेटा ही जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यूज निकल के आने वाली है। तो न्यूज के टाइम पे डेटा पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खाली अंदाजा लगाना चाहिए कि क्या हो सकता है, बाकी प्राइस पे फोकस करना चाहिए। सो फाइनल आउटकम, मार्केट वोलेटाइल दिख रहा है, बट डेटा क्या हो, न्यूज क्या होगा उस पे हमें देखना है। और 500 के ऊपर ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया उस पे ध्यान देना है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट का दिखाऊं तो चार्ट सिंपली यहाँ पे निफ्टी का जो है वो हमारे पास ये रहा। मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया, जैसा कि मैंने कहा जब क्रूड ऑयल गिर गया तो मार्केट के लिए वो थोड़ा सा एक सपोर्ट था, इसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे एक बेस बना था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ही फेस किया और उसके बाद उसी रेंज में अटक गया। तो 500 में पुट का ओआई है ज्यादा, तो इसकी वजह से उसने सपोर्ट का काम किया। तो अब देखो ये जो आज का सपोर्ट है ये सपोर्ट का काम करेगा कल भी, और इसके ऊपर अगर निकला तो कल फिर से हमें ब्रेकआउट देख करके एकदम रैली देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ तक कंटिन्यू करेगी। तो ये हो गया पॉइंट। अब इसमें समझो क्या होगा। अगर कल मार्केट इसके नीचे चला गया जो कि है हमारा सीधे सीधे 19,484 से नहीं 484 नहीं 490 के अगर नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई तो हम शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा सीधे सीधे वो हो जाएगा 350 360 का। ओके, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे इस टारगेट के बेस पे। लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप खुल गया तो पहली बात तो तुरंत सेलिंग आएगी मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, बाकी कुछ भी हो सकता है। गैप अप अगर खुल गया तो तुरंत सेलिंग आएगी, और फिर अगर नीचे से फिर उसके बाद ऊपर आ जाए तो फिर आप बाई करोगे जब उसका ब्रेकआउट होगा तब। ओके, वो रेंज का। लेकिन अगर गैप अप खुलने के बाद सेलिंग नहीं आती है तो आपको सिंपली वेट करना है और थोड़ा सा मार्केट नीचे आए तब फिर उसको बाई करना है, ये बात याद रखो। बट मेरा ऐसा कहना है कि कल प्राइस सेक्शन के हिसाब से ज्यादा ट्रेड करना, डेटा के हिसाब से मत ट्रेड करना, और जो लोग नए हैं वो ट्रेड बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप इस चीज को समझ ही नहीं पाओगे और प्रीमियम हो जाएगा ऊपर नीचे, तो आप बैठोगे कर नुकसान। अब अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है वो है हमारे पास कॉल ज्यादा है, मतलब बेरिशनेस अभी भी बरकरार है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 44,000 पे हमारे पास एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा जो सपोर्ट है वो 44,200 पे है, और रेजिस्टेंस हमें जो दिख रहा है वो 44,300 पे दिख रहा है। उसके बाद 44,400 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 400 और 44,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी कि इस 400 के बीच में बैंक निफ्टी खेलने खाने की उम्मीद है। लेकिन अभी हम बैठे हुए हैं 44,284 के आसपास,
तो कल हमें 300 के ओपनिंग पे देखना है। अगर कल 44,300 के ऊपर ओपन हो गई, पुट का ओआई बढ़ गया, तो ये समझो कल ऊपर ही रहेगी बैंक निफ्टी, आपका सपोर्ट ले लेगी। उस केस में 44,400 का कॉल का ओआई घटना चाहिए तथा पुट का ओआई बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर 44,300 के नीचे ओपन हो गई, तो उस केस में पुट का ओआई अगर थोड़ा बहुत कम हो गया, कॉल का ओआई बढ़ गया, और ये 44,000 का पुट का ओआई थोड़ा कम हो जाए, तो ये समझना कि नीचे चली जाएगी। और याद रखो, जो एमपीसी की डिसीजन आने वाला है, मतलब कि मीटिंग का डिसीजन आने वाला है, आरबीआई साहब के गवर्नर साहब जो भी बोलेंगे, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट बैंक को ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक से ही वो रिलेटेड सबसे ज्यादा है। ओके, अब चलिए हम लेवल्स को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के कैश के लेवल मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसको आपको 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, अब चूंकि ये गैप अप हुई है और वहां पे सस्टेन भी कर रही है, तो हालांकि यहाँ पे सेलिंग हुई है, अच्छी खासी सेलिंग भी आई है, बट एचडीएफसी बैंक जो है वो सपोर्ट कर रही है। एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स हैं कुछ अच्छे आए हैं, तो इसकी वजह से वहां पे सपोर्ट मिला है। देखो, एक ये जो सपोर्ट का एरिया है ना, ये मुझे कल उम्मीद है इसके काम करने की। अगर ये टूटा तो ही मार्केट फर्दर यानी बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, और फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 940 का, 43,940 का। तो अगर कल ये एरिया टूटे जो कि 44,107 का है, नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, तब हम शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 940 950 का। लेकिन अगर इसके पास आकर के कल गैप फ्लैट खुले नीचे आ जाए और यहाँ पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल दिखे, तो हम बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा 250 का, दूसरा टारगेट 280, तीसरा टारगेट 309, और प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एक ये प्लान होगा। उसके बाद अब देखो, ये जो एरिया है रेजिस्टेंस का, यहाँ पे ऊपर गया, सपोर्ट का काम किया, बट यहाँ पे टूट गया और फिर से यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, तो ये जो पूरा एरिया है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कल थोड़ा सा गैप अप खुल गया और इसके ऊपर टिक गया और फिर से अगर ऊपर हो गया, तो ये इसी एरिया के ऊपर हम बाइंग भी करेंगे, तो हमारा प्लान ऊपर की तरफ होगा, सीधे सीधे 44,440 का और 450 का और 500 का हो जाएगा टारगेट ऊपर की तरफ। बट कंडीशन ये है कि फ्लैट ओपन हो जाए या फिर हल्का सा गैप अप ओपन हो जाए, उसके बाद वहां पे टिके, देन उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा रेंज का, तब हम बाई करेंगे। ये बात याद रखो। तो ये दो प्लानिंग है, आप इसको अंडरस्टैंड करो। तो फिर निफ्टी का भी लॉजिक सेम बैंक निफ्टी की तरह ही होगा। मैं आपके बारे में आपको सेंसेक्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। हालांकि सेंसेक्स में बहुत से लोग ट्रेड नहीं करते हैं, बट करो, अभी लिक्विडिटी अच्छी खासी हो रही है, तो आप वहां पे जरूर करिएगा। ओके, चलिए एक मिनट। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सिंपल वही लॉजिक है निफ्टी की तरह, क्योंकि इसमें भी निफ्टी के जो 50 स्टॉक हैं, उन्हीं में से 30 स्टॉक यहाँ पे भी बैठे हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें दिखाई देगा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। बट इसमें एक पॉइंट होता है कि जब तक इसके रेंज का ब्रेकआउट ना हो तब तक। लेकिन इस केस में इस वाले रेंज का ब्रेकआउट होना जरूरी है, जो कि है 65,835 के आसपास। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा ना, तब तक फ्रेश नहीं रैली हम देख सकते हैं। ये बात अंडरस्टैंड करो। तो इसके ऊपर अगर कल निकला तो थोड़ा बहुत रैली आएगी, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं निकला तब तक इसके नीचे हम फुल बुलिश नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बाई द डिप की भी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। तो इसमें हम कैसे प्ले करेंगे, इसको याद रखो। तो कल अगर सेंसेक्स हमें मिल जाए इस लेवल पे, क्योंकि ये अच्छा खासा एक सपोर्ट बना है, सिंपली 65,496 से लेकर के 65,445 इस एरिया में अगर हमें सेंसेक्स मिल जाएगा, तो हम कोई भी बाइंग का रिवर्सल देख करके बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 650 वाला। उसमें स्टॉप लॉस जो रखोगे आप, थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखोगे, जो कि आपका होगा 430 के आसपास। 430 से 420 का स्टॉप लॉस आप लेकर के यहाँ पे बाई कर सकते हो। और अगर फ्लैट खुल करके ऊपर ओपन गया, तो वो जो रेंज मैंने बताई 835 वाली, उसके ऊपर जाएगी तभी फर्दर बुलिशनेस होगी, अदरवाइज फर्दर बुलिशनेस नहीं हम देख सकते हैं। ओके, तो मैं उसके लिए आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दूंगा। कल वैसे थोड़ा सा, आई थिंक कल मेरा लाइव ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, नहीं तो अपडेट मैं कर दूंगा, बिकॉज कल मेरा जो है मेरे स्टूडेंट्स के साथ लाइव ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, तो वो आई थिंक हो सकता है अपडेट ना कर पाऊँ, बट मैं टीम से करवा दूंगा। तो डोंट वरी, आप अपडेटेड रहो, मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे अपडेट आपको मिल जाएगी। ओके, चलो, तो ये प्लानिंग है यहाँ पे बाई द डिप करने की, और यहाँ पे इसके ऊपर निकलेगा तो ही बाई करेंगे। क्या यहाँ पे सेल करना है, तो सेल बिल्कुल मत करो, क्योंकि ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो बुलिशनेस के लिए तैयार रहो, थोड़ा हो सकता है बुलिशनेस आपको देखने को मिल जाए। ओके, तो ये है। और बाकी जो
डिसीजन आएगा उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। वो क्या निकल के आता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बाद हमारी गवर्नर साहब क्या बोलते हैं, तो वो पूरा दिन जो होगा एक अपना सीधे-सीधे कुछ सरप्राइज़ से भरा होगा, तो आप उसको ज अंडरस्टैंड करिएगा, प्राइस के बेस पे ट्रेड करिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा, बहुत ज़्यादा लॉस मत करिएगा, छोटे-मोटे ट्रेड करिएगा, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा, यही आपके लिए बेस्ट है। और अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। जो मैंने नॉलेज दिया मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और रेपो रेट के बारे में, तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले, बिकॉज़ अगर वो नए होंगे तो उनको जानना ज़रूरी है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।